इतना रोचक या मनोरंजक हो जितना मोहम्मद बिन तुगलक का था। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको विद्वान मूर्ख कहते हैं इतिहासकार, जिसको ये कहते हैं वो रक्त का प्यासा था, उसको रक्त बहाने में बहुत मजा आता था। जैसा उस समय का इतिहासकार बर्नी भी लिखता है कि उस समय लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया जाता था और उनका जो खून है वो नालियों में पानी की तरह बहता था। और बर्नी लिखता है कि अगर इन घटनाओं के बारे में मैं लिखूं तो मोटे मोटे 2 ग्रंथ मेरे को लिखने पड़ेंगे, 2 मोटी मोटी किताबें मेरे को लिखनी पड़ेंगी। उसी के समय का जो दिल्ली का काजी था इब्न बतूता, जो अफ्रीका का यात्री था, भारत आया हुआ था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको दिल्ली का काजी बनाया था। लगभग 8 वर्षों तक वो दिल्ली का काजी रहा था। उसने एक किताब लिखी थी रेहला, जिसके बारे में अभी मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। तो इब्न बतूता ये लिखता है कि वो दिल्ली का अब तक के सुल्तानों में से ऐसा सुल्तान था जिसको खून बहाने में बहुत मजा आता था और वो बहुत दयालु भी था। मतलब एक दूसरे की विरोधाभासी ये बातें लिखी हैं कि ऐसा सुल्तान जिसको रक्त बहाने में भी मजा आ रहा है, खून देखने में बहुत मजा आता है, और फिर भी वो बहुत ज्यादा दयालु है। तो इस वीडियो में हम मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के संबंध में बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपकी नॉलेज तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, और इस वीडियो में मेरे द्वारा कही गई एक एक बात, एक एक पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही कोई सा ही आपका एग्जाम हो, प्रीलिम्स हो या मेंस हो या और भी कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, जो जो बातें मैं आपको बताऊंगा उसका एक एक पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी नॉलेज बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है। मैं रमन भारद्वाज, आइए इस विषय को शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का दूसरा शासक था। इसका शासनकाल रहा सन 1325 से और 1351 ईस्वी तक का। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था जूना खां या जोना खां, और 1325 ईस्वी में यही जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली का शासक बना था। अब इससे पहले के किसी वीडियो में मैं ये बात आपके साथ कर चुका था कि तुगलक वंश की स्थापना किस प्रकार से हुई और कैसे खिलजी वंश का पतन हुआ। तो संपूर्ण विषय पर ज्यादा डिटेल से तो बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी एक परिचय के तौर पर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। उसके बाद फिर हम मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल और उसके व्यक्तित्व और उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं के संबंध में बात करेंगे, और आपको भी यह समझ में आएगा कि क्यों इस शासक को विद्वान मूर्ख कहा जाता है, क्यों इस शासक को रक्त पिपासु कहा जाता है, मतलब खून का प्यासा कहा जाता है, क्यों इस शासक को यह कहा जाता है कि ये दान देने में भी बहुत आगे था, मतलब डोनेट किया करता था, पैसा बहुत दान किया करता था, और रक्त बहाने में भी इसको बहुत मजा आता था, और इसको दयालु भी कहा जाता था। मतलब इसके बारे में जो जो बातें लिखी गई हैं वो सारी एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। ये सारा सब आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत का ओवरव्यू ले लीजिए। दिल्ली सल्तनत का जो समय टाइम पीरियड जो रहा वो 1206 से और 1526 ईस्वी तक रहा। इस समय के जो शासक थे वो सुल्तान की उपाधि धारण किया करते थे, और इसीलिए उनका जो राज्य होता था उसको सल्तनत कहा जाता था। अब इस सल्तनत काल में 5 राजवंश हुए। पहले जो हुए थे वो थे गुलाम वंश, जो 1206 से और 1290 ईस्वी तक रहे। गुलाम के बाद आए खिलजी, जो 1290 से और 1320 ईस्वी तक रहे। फिर खिलजी के बाद आए तुगलक, जो 1320 से और 1414 ईस्वी तक रहे। तुगलक के बाद आए सैयद, जो 1414 से और 1451 तक रहे, और सैयद के बाद आए थे सबसे लास्ट में लोधी राजवंश, जो 1451 से और 1526 ईस्वी तक रहा था। और फिर हम जानते हैं 1526 ईस्वी में लोधी वंश का जो आखिरी शासक था, मतलब दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी सुल्तान था इब्राहिम लोधी, उसकी और बाबर की लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, जिसको पानीपत का युद्ध कहा जाता है, पानीपत का पहला युद्ध। और उसमें फिर सल्तनत काल खत्म हो गया, क्योंकि अब सुल्तान गए और उसकी जगह अब मुगल आ गए, तो अब सुल्तानों की जगह बादशाह आ गए थे। कुछ और आप थोड़ा सा फैक्ट्स यहां ध्यान रख लेना। एक तो ये क्रम तो पूछा ही जाता है कि दिल्ली सल्तनत के जो राजवंश हुए उनका क्रम क्या है, तो क्रम मैंने आपको बता दिया। पहले गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, और फिर सबसे लास्ट में लोधी। लेकिन इसके साथ साथ इनका टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाता है, तो ये टाइम पीरियड भी ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना कि इन राजवंशों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले थे तुगलक, जिन्होंने 94 साल तक शासन किया था, 1320 से और 1414 तक, काउंट कर लेना, 94 ईयर्स होते हैं। और सबसे कम समय तक खिलजी राजवंश रहा था, जो 30 वर्षों तक ही शासन कर पाया था।
अब वापस हम मोहम्मद बिन तुगलक पर आ जाते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक शासक रहा था और तुगलक वंश की जो स्थापना की थी वो मोहम्मद बिन तुगलक के पिता ने की थी सन 1320 ईस्वी में। 1320 ईस्वी में गाजी मलिक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई थी। ये गाजी मलिक जिसने शासक बनने के बाद गियासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण कर ली थी। 1320 से 1325 ईस्वी तक ये शासक रहा था। फिर इसकी मृत्यु हो गई थी और इसके बाद इसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली का अगला सुल्तान बना था। यहां तक क्लियर है। कुछ बातें और ध्यान रखना मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इसके समय के 3 इतिहासकार हैं, इनके संबंध में पूछा जाता है। एक तो बर्नी, इसके अलावा इसामी और इब्न बतूता। इनका भी थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं क्योंकि अब जो आगे हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के संबंध में, वो इन्हीं के सोर्सेज होंगे, इन्हीं के द्वारा जो बातें लिखी गई हैं उन्हीं से हमको उस समय की जानकारी मिलती है। एक तो ध्यान रखना बर्नी, जिसके द्वारा लिखा गया है तारीख ए फिरोज शाही। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है और इससे हमको उस समय की जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी जानकारी मिलती है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी जानकारी मिलती है और फिरोज शाह तुगलक के आरंभिक जो शासनकाल का जो आरंभिक जो समय था, शुरू के 5-6 वर्ष, उसकी हमको जानकारी मिलती है। बर्नी 2 मुगल शासकों दिल्ली के सुल्तानों के समकालीन रहा था। मुगल नहीं, मुगल तो बाद में आएंगे। एक तो मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन था और एक फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था। लास्ट में ये बहुत गरीबी में इसने अपना जीवन यापन किया था और एक किताब भी लिखी थी उस समय के सुल्तान के नाम से, तारीख फिरोज शाही। और इसको लगा कि सुल्तान शायद खुश हो जाएगा, मुझे कुछ उपाधियां भी दे दी जाएंगी, पैसा भी दे दिया जाएगा। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इस पर ध्यान नहीं दिया और गरीबी में ही इसकी मृत्यु हो गई। इब्न बतूता का ध्यान रखना। इब्न बतूता अफ्रीका का यात्री था, भारत में आया हुआ था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी बना दिया था। काजी मतलब जो उस समय न्याय किया करते थे, न्याय व्यवस्था के जो औपचारिक पदाधिकारी होते थे उसको काजी कहा जाता था। और 8 वर्षों तक ये दिल्ली का काजी रहा था। बाद में फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको चीन में अपने राजदूत के तौर पर भेज दिया था। कुछ और बातें ध्यान रखना कि इब्न बतूता के द्वारा एक किताब लिखी गई है रेहला, जिसको सफरनामा कहा जाता है। इसी किताब में इब्न बतूता के द्वारा उस समय की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं जो आप ध्यान रखना। एक तो उस समय जो विदेशी व्यापारी यहां आते थे उनके संबंध में जानकारी मिलती है, उस समय की डाक व्यवस्था के संबंध में जानकारी मिलती है और उस समय की गुप्तचर व्यवस्था के संबंध में जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि इब्न बतूता कहां का व्यक्ति था, तो अफ्रीका का था। किसके समय भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसको क्या पद दिया गया था? दिल्ली के काजी का इसको पद दिया गया था। कौन सी किताब लिखी इसने? रेहला, या जिसको सफरनामा कहा जाता है। रेहला से हमको मुख्य रूप से किन विषयों के संबंध में जानकारी मिलती है? डाक व्यवस्था के संबंध में जानकारी मिलती है, गुप्तचर व्यवस्था के संबंध में जानकारी मिलती है और उस समय जो व्यापारी भारत में आए थे उनके संबंध में हमको जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त एक और उस समय का इतिहासकार ध्यान रखना, ईसामी। ईसामी दरअसल मोहम्मद बिन तुगलक से काफी नाराज था और इसने मोहम्मद बिन तुगलक को अधार्मिक घोषित किया। यह कहा कि यह अधार्मिक है, यह काफिर है, इसीलिए इसकी वजह से इस्लाम को नुकसान हो रहा है और मतलब ईसामी ने मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का आह्वान किया था। ये ध्यान रखना कुछ बातें आप। दरअसल ऐसा क्यों किया था? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने उस समय जो उलेमा वर्ग था उनके प्रभाव को कम कर दिया था। इसी की वजह से ये ईसामी उससे नाराज हुआ और मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध युद्ध का आह्वान कर दिया था। खैर, इतना इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से मिल गया और आपको सारी बातें समझ में आ गई। अब हम एक बार बात करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक को विद्वान मूर्ख क्यों कहा जाता है। आखिर इसके शासनकाल के ऐसे कौन से डिसीजन थे जिसकी वजह से इसको ये उपाधियां दी गई हैं कि पागल शासक कहा गया, विद्वान मूर्ख कहा गया, खून का प्यासा कहा गया। तो एक एक करके इसके शासनकाल के उन डिसीजन की हम बात करते हैं। पहला था, इसने जो दोआब के क्षेत्र में टैक्स बढ़ा दिए थे बहुत ज्यादा। बात है सन 1325-26 ईस्वी की, मतलब जब ये सुल्तान बना ही था उस समय की। दोआब का जो क्षेत्र है वो 2 नदियों के बीच का जो भाग आता है उसको दोआब का क्षेत्र कहा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदी के बीच का जो भाग है वो दोआब क्षेत्र कहलाता है। और एग्रीकल्चर के हिसाब से अगर हम देखें, मतलब फसलों के उत्पादन से अगर हम देखें, कृषि के दृष्टिकोण अगर हम देखें, तो ये क्षेत्र बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। क्यों होता है? नदियां आ रही हैं, नदियां अपने साथ में उपजाऊ मिट्टी लेकर आती हैं। जब उनमें बाढ़ आती है
तो वो उपजाऊ मिट्टी आसपास के क्षेत्र में फैला देती हैं। पानी तो लौट जाता है लेकिन वो मिट्टी वहीं पर रह जाती है। अब इस मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और इसीलिए जब यहाँ फसल का उत्पादन किया जाता है तो बहुत अच्छी फसल होती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को ये लगा कि इस क्षेत्र में बहुत अच्छी फसल होती है, इसीलिए राज्य का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए वहां पर टैक्स बढ़ा दिए जाए। और जैसा बर्नी लिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 10 से 20 गुना तक टैक्स बढ़ा दिए थे। मतलब आप यूं समझ सकते हैं कि अगर आज आप टैक्स के 100 रुपए दे रहे हैं तो 10 से 20 गुना बढ़ाने का मतलब कि अब 100 रुपए की बजाय आपको 1000 से 2000 रुपए टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे। अब ये डिसीजन तो लिया, लेकिन उस समय उल्टा काम ये हो गया कि उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया और अकाल पड़ने की वजह से फसल का जितना उत्पादन हो रहा था उतना उत्पादन भी नहीं हो पाया। लेकिन उस समय के वहां के जो अधिकारी थे, मोहम्मद बिन तुगलक के जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, उन्होंने टैक्स की वसूली जारी रखी। अब किसान पैसा कहां से देगा? फसल का उत्पादन हो नहीं रहा तो वो पैसा या वो फसल कैसे देगा? जबरदस्ती उससे अगर लिया जाएगा तो वहां के किसान अपनी भूमि को छोड़कर जंगलों में चले गए। अब इसके कारण उस समय जो नॉर्मल रेवेन्यू आता था उतना रेवेन्यू भी नहीं आ पाया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बाद में उस क्षेत्र में कुएं भी खुदवाए, लोगों को ऋण भी दिए, मतलब पैसा भी दिया उधार। लेकिन ये सारा सब बाद में हुआ कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताने से कुछ भी नहीं होगा। कुछ बातें और फैक्ट आप यहां पे ध्यान रखना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विभाग बनाया था, दीवान ए कोही, और इसका जो अध्यक्ष बनाया था वो था अमीर ए कोही। दरअसल ये जो विभाग था ये कृषि व्यवस्था को सुधार करने के लिए बनाया गया था। पूछ लिया जाता है दीवान ए कोही किस व्यवस्था से संबंधित था? कृषि व्यवस्था को बेहतर करने के लिए यह विभाग बनाया गया था। इसका अध्यक्ष था अमीर ए कोही। लेकिन यह मामला सारा उल्टा पड़ गया क्योंकि टैक्स की वसूली नहीं हो पाई। उस समय वहां पर अकाल पड़ गया था। इसके अलावा दूसरा जो डिसीजन आता है वो आता है राजधानी परिवर्तन का। दरअसल 1326-27 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। देवगिरी जो वर्तमान में महाराष्ट्र में आता है और दिल्ली से लगभग 1000 से 1100 किलोमीटर की दूरी पर है। गूगल पर तो मैंने सर्च किया था, वो 1200 कुछ किलोमीटर बता रहा है। लेकिन ये तो आज की रोड व्यवस्था है, उस समय जो अलग रोड व्यवस्था होती थी उसमें 1000 से 1100 किलोमीटर वो पड़ता था। खैर मोटा मोटा आइडिया आपको मिल गया, 1000-1100 किलोमीटर। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यह आदेश निकाला कि दिल्ली की जितनी भी जनता है वो अपना सामान उठाकर, जितना भी उनका घर का सामान है, पैसा है, संपत्ति है, मतलब जमीन को तो नहीं ले जा सकते, लेकिन इसके अलावा जो चल संपत्ति है जिसको साथ में ले जाया जा सकता है, तो सभी दिल्ली की जनता अपने साथ में सामान को लें और दौलताबाद की ओर चले। अब ये निवेदन नहीं था, यह आदेश था। निवेदन और आदेश में अंतर होता है। निवेदन अगर आपसे किया जाए तो उसको मानने के लिए आप बाध्य नहीं है, लेकिन अगर आपको आदेश दिया जाए तो उसको मानने के लिए आप बाध्य हैं। तो सुल्तान ने ऐसा आदेश दिया तो दिल्ली की जनता को मानना पड़ा। अब आसान तो है नहीं अपना ये सारा सब सामान उठाकर दिल्ली से और वहां जाना। देवगिरी अपनी राजधानी बनाया, उसका नाम दौलताबाद रखा था, ये ध्यान रखना मोहम्मद बिन तुगलक ने। हालांकि रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था की गई थी, विश्राम की भी व्यवस्था की गई थी, लेकिन इतना लंबा सफर तय करने में बहुत सारे लोग खप गए। हजारों की संख्या में लोग मारे गए, आम जनता बेचारी मारी गई। सुल्तान का क्या है, सुल्तान तो आराम से बैठ के पालकी में चलेगा या उस हाथी घोड़े पे चलेगा। आम जनता बहुत बड़ी संख्या में मारी गई। और जब वहां पर ये गए, दौलताबाद को बसाया, तो वहां पर ना तो दिल्ली के लोगों का मन लगा, ना सुल्तान का खुद का मन लगा। तो फिर अब यह आदेश दिया गया कि वापस से दिल्ली की ओर चलो। तो फिर से ये जनता वापस से दिल्ली की ओर आई। तो वहां जाने में बहुत सारे लोग मारे गए, वहां से वापस आने में बहुत सारे लोग मारे गए। और सुल्तान की जो प्रतिष्ठा थी, उस प्रतिष्ठा को भी, उसके पद की प्रतिष्ठा को भी आघात पहुंचा। लोग बातें करने लग गए, बोले यार किस तरह का मूर्ख है ये, कैसा पागल है, पहले कह रहा है दौलताबाद चलो। मतलब समझ में आ रहा है ना, देवगिरी को दौलताबाद नाम रखा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो लोगों ने कहा कैसा पागल सुल्तान है कि पहले कह रहा है दौलताबाद चलो और अब वापस मना कर दिया, अब आदेश निकाल दिया नहीं फिर से दिल्ली की ओर चलो। दरअसल उस समय देवगिरी को राजधानी बनाने का एक कारण था। वो कारण ये था कि उत्तर में रहते हुए, दिल्ली उत्तर भारत में आता है, तो उत्तर में रहते हुए दक्षिण भारत पर कड़ाई से नियंत्रण नहीं रखा जा सकता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक को यह लगा कि देवगिरी जो है महाराष्ट्र में आता है वो सेंटर में है, यहां से
उत्तर भारत पर भी अच्छे से नियंत्रण हो जाएगा और दक्षिण भारत पर भी अच्छे से नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन उसको यह नहीं पता था उसकी ये व्यवस्था पूरे तरीके से अव्यवस्था में बदल जाएगी और इसके कारण उसको बहुत सारे पैसे का नुकसान भी होगा। राजकोष भी बहुत सारा उसका खाली हो गया था। हालांकि इसका परिणाम यह हुआ, उसके पद की जब प्रतिष्ठा गिरी तो आगे चलकर सन 1336 ईस्वी में एक तो विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ। विजयनगर या विजयापल्ली जिसको कहते हैं वो कर्नाटक का साम्राज्य था। हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे। इन्होंने 1336 ईस्वी में, ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र एक राज्य स्थापित किया था जिसको विजयनगर साम्राज्य कहा गया। एक और ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान ही 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ था। स्वतंत्र रूप से बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ था। अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा यह साम्राज्य की स्थापना की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम वर्षों में। 1347 में किया गया था और हम जानते हैं इसके कुछ समय बाद 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। खैर, ये समझ में आए दो डिसीजन, एक तो दोआब के क्षेत्र में टैक्स बढ़ाना, दूसरा राजधानी को परिवर्तन करना, फिर से वापस दूसरी राजधानी दिल्ली को फिर से राजधानी बना लेना। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक मुद्रा का चलन भी किया। दरअसल ये डिसीजन आप देख ही रहे हैं, डिसीजन के कारण उसका राजकोष खाली होता जा रहा था। सोने और चांदी के सिक्के चला करते थे, लेकिन अब सोने और चांदी की कमी होने लग गई थी, राजकोष खाली हो रहा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक प्रतीक मुद्रा की शुरुआत की। प्रतीक मुद्रा जैसे जो आप आज चलाते हैं, जो करेंसी होती है, ये प्रतीक मुद्रा ही है। तो सोने और चांदी की जगह उस समय तांबे के सिक्के चलाए गए। हालांकि इसके संबंध में भी दो इतिहासकार अलग अलग बातें करते हैं, वो समझ लो। फरिश्ता तो ये कहता है कि कांसे के सिक्के चलाए गए थे, जबकि बर्नी ये कहता है तांबे के सिक्के चलाए गए थे। अब तांबा जो है ये सोने और चांदी की जगह बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो उस समय हर घर में सिक्कों की टकसाल बन गई थी। मतलब लोग खुद सिक्के बनाने लग गए थे। अब सिक्के बनाने लग गए थे तो लोगों के पास में पैसा आ गया। लेकिन हम जानते हैं कि इस प्रकार से अगर जनता ही सिक्के बनाने लग जाएगी तो राज्य की जो राजस्व स्थिति है वो बहुत ज्यादा गिर जाएगी और इसकी वजह से ये सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थाओं में बदल जाती हैं। राज्य की पूरी व्यवस्था चौपट हो गई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक को ये डिसीजन वापस लेना पड़ा और उसने ये कहा कि जो जो तांबे के सिक्के बाजार में हैं, एक काम करो, उनको राजकोष में जमा करा दो और उसकी जगह सोने और चांदी के सिक्के ले जाओ। अब तांबे के तो सिक्के बहुत सारे थे, तो लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में उन तांबे के सिक्कों को राजकोष में जमा कराया और उसके स्थान पर सोने और चांदी के सिक्के ले लिए। इसकी वजह से भी राजकोष को बहुत बड़ा घाटा हुआ। इसके संबंध में बर्नी ने हालांकि लिखा है, यह कहा है कि उस समय घर घर में टकसाल हो गई थी। हिंदू शब्द लिखा है, बर्नी ने यह कहा है कि हिंदुओं का घर टकसाल बन गया था। अब हिंदुओं के अलावा बाकी लोगों का घर भी टकसाल ही बना होगा। हालांकि बर्नी ने देखो अपनी तारीख फिरोज शाही में कुछ बातें और लिखी जिनको पढ़कर यह समझ में आता है कि वो वही इतिहास लिखता था जो उसके सुल्तान को पसंद था। बर्नी ने यह लिखा है कि सुल्तान के डर से, सुल्तान के भय से मैंने बहुत सी सच्चाइयों को नहीं लिखा। मतलब जो बातें मुझे लिखनी चाहिए थी, जो सच्ची बातें बतानी चाहिए थी वो मैंने नहीं लिखी, क्योंकि मुझे अपने सिर को खोने का डर था। भाई सुल्तान को यह आदेश देने में कितनी देर लगती है कि सिर काट दो, सिर कलम कर दो, 2 मिनट में सिर कलम कर दिया जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारी बातें बर्नी के द्वारा नहीं लिखी गई। ये खुद बर्नी ने लिखा है और उसने यहां पर यह लिखा है कि हर हिंदू का घर टकसाल बन गया था। तो टकसाल तो मुस्लिम का घर भी बना होगा और भी दूसरे धर्म के लोग होंगे, उनका घर भी टकसाल बना होगा, लेकिन उसने पर्टिकुलर यहां हिंदू नाम लिया है। खैर, ये 3 डिसीजन समझ में आए। इसके बाद अब एक चौथा डिसीजन और देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बहुत विशाल सेना तैयार की। अलग अलग सोर्सेज में इसकी अलग अलग संख्या बताई जाती है। राजस्थान में एक किताब चलती थी 11वीं क्लास में, भारत का इतिहास एवं संस्कृति, अब नहीं चलती, वो अब बंद हो गई, पहले चला करती थी। उसमें एक संख्या बताई गई है 3,70,000। दरअसल मैं क्या कहना चाह रहा हूं, स्पष्ट करता हूं। खुरासान का जो शासक था अबू सईद, उसके वहां के कुछ दरबारी, कुछ अमीर मोहम्मद बिन तुगलक के पास में दिल्ली में आ गए थे। उन्होंने यहां पर शरण ली और मोहम्मद बिन तुगलक को खुरासान के शासक पर हमला करने के लिए आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। वहां का शासक अबू सईद था। खुरासान का जो क्षेत्र है वो वर्तमान में ईरान का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा आता है, वो तुर्कमेनिस्तान का हिस्सा आता है, और अफगानिस्तान का ये जो हिस्सा आपको मैप पर दिख रहा है, ये खुरासान कहलाता था उस समय। तो उस पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विशाल सेना तैयार कर ली।
इसकी संख्या अलग अलग हो सकती है, 1 लाख, 2 लाख, 3,70,000 जो भी है। और इस इतनी बड़ी सेना को 1 साल का नकद वेतन भी एडवांस में दे दिया और बाद में फिर वहां पर हमला करने का, आक्रमण करने का विचार त्याग दिया। सेना बनाई, खर्चा उसका, 1 साल का एडवांस वेतन दे दिया, खर्चा उसका, राजकोष पर ही तो वजन पड़ेगा। ये राजकोष का वजन किस पर पड़ेगा? आम जनता पर पड़ेगा, क्योंकि जनता से फिर टैक्स की वसूली की जाएगी। और फिर उस सेना को भंग कर दिया गया, वहां पर आक्रमण का विचार त्याग दिया गया। अब वहां आक्रमण न करने का शायद हो सकता है उस समय की कुछ बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियां हो जिसकी वजह से ये निर्णय लिया गया हो सकता है कि अगर हमला किया जाता तो और ज्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता, शायद इसीलिए उस समय के हमले का विचार त्याग दिया गया था। और एक इतिहासकार हैं ईश्वर प्रसाद, उन्होंने ये कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण करने का जो विचार त्यागा, ये उसका उस समय की परिस्थिति के हिसाब से अच्छा निर्णय था। खैर, राजकोष पर तो दबाव पड़ा ही, राजकोषीय घाटा तो बढ़ा ही उसका। इसके अलावा एक और घटना की चर्चा करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की, जिसमें उसके 1 लाख सैनिक भेजे गए थे और उस 1 लाख सैनिकों में से बर्नी ये कहता है कि 10 ही सैनिक लौट के आए। मैं बताऊंगा अभी डिटेल से। और इब्न बतूता ये कहता है कि 3 ही सैनिक वापस लौट के आए। तो दरअसल एक अभियान चलाया गया था, कराजल या जिसको कारांचल कहा जाता है। हिमालय की तलहटी का ये एरिया आता है, तिब्बत से लगता हुआ ये पूरा क्षेत्र आता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1 लाख की फौज वहां पर भेज दी। वहां के जो शासक थे वो हिंदू थे, उनके साथ युद्ध हुआ और उन्होंने टैक्स देना स्वीकार कर लिया मोहम्मद बिन तुगलक को। यह सेना भेजी गई थी मलिक खुसरो के नेतृत्व में। अब वहां पर जब यह सेना विजयी रही तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इस सेना को आगे बढ़ने का आदेश नहीं दिया था और वहीं से वापस दिल्ली लौट आने के आदेश दिए थे। लेकिन अपने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के आदेश का उल्लंघन करते हुए मलिक खुसरो आगे की ओर बढ़ गया, तिब्बत की ओर। वहां का मौसम बदला। वहां पता है वहां की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, वहां के मौसम की परिस्थितियां अलग हैं। बर्फ जमी रहती है, ठंड है, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत हैं और दिल्ली के जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो मौसम की परिस्थितियां हैं वो अलग हैं। तो वहां उन बदलती हुई मौसम की परिस्थितियों की वजह से बर्फ गिर रही है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, उसकी सेना घिर गई। और उस समय के हिंदू शासक ने बड़ा फायदा उठाया और वहां ऊंचाई से उन पर पत्थर फेंके, पेड़ लुढ़काए गए। तो इन सब कारणों से, एक तो मौसम की वजह से और दूसरा वहां के शासक की वजह से, वहां के जो सैनिक थे उन्होंने उन पर जब पत्थर फेंके, पेड़ लुढ़काए, तो उसकी वजह से वो सेना पूरे तरीके से वहां पर नष्ट हो गई। और बर्नी ये लिखता है कि वहां के शासक ने मात्र पत्थर लुढ़काकर और पेड़ों को लुढ़काकर ही, और इसके अलावा मौसम ने इतनी बड़ी सेना को खत्म कर दिया। और जब ये सैनिक वहां से लौटे, बर्नी के हिसाब से, मैं देखने नहीं गया था, मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट कमेंट कर देते हैं कि साहब आपको कैसे पता कि 3 ही सैनिक लौटे। तो मैं जो भी बात कहता हूं सोर्सेज के आधार पर कहता हूं। तो बर्नी ये कहता है कि 10 ही सैनिक लौटे और इब्न बतूता ये कहता है कि 3 ही सैनिक वहां से लौट के आए। तो आप सोचो, एक तो इतनी बड़ी सेना उसकी नष्ट हो गई और दूसरा जब सेना को वहां भेजा गया था तो कितना पैसा भी उसका लगा होगा। तो ये एक एक करके कितने सारे उसके शासनकाल के डिसीजन हुए। दोआब के क्षेत्र में टैक्स बढ़ाना, फिर राजधानी को चेंज करना, फिर खुरासान पर हमले के लिए अपनी सेना तैयार करना, 1 साल का वेतन एडवांस में देना, फिर उस सेना को वापस भंग कर देना, करांचल या कराजल के लिए 1 लाख सैनिक भेजना और 1 लाख सेना ही पूरे तरीके से नष्ट हो गई, क्योंकि 10 सैनिक लौट के आए या 3 सैनिक लौट के आए तो ये तो ना के बराबर है। अब हम चल लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंत की ओर। सन 1351 ईस्वी में पाकिस्तान के थट्टा स्थान पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई। वहां पर उसने एक सैन्य अभियान चलाया और उस सैन्य अभियान के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु के बाद उसके चाचा के लड़के फिरोज को अगला सुल्तान बनाया गया और फिरोज शाह तुगलक के नाम से दिल्ली का अगला सुल्तान बना, जो 1351 से और 1388 ईस्वी तक अगला शासक रहा। हालांकि हमारा विषय मोहम्मद बिन तुगलक है, तो इस वीडियो के अंत में हम मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व और उसके शासनकाल का थोड़ा सा मूल्यांकन कर लेते हैं। जैसा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इतिहासकारों ने लिखा है कि वो विद्वान मूर्ख था। मतलब विद्वान तो था लेकिन मूर्ख भी था। विद्वान क्यों? उसको मेमोरी बहुत उसकी शार्प थी, उसकी गणित की भी अच्छी नॉलेज थी, साइंस की भी अच्छी नॉलेज थी। और उसके जो पिता थे गियासुद्दीन तुगलक ने अपने शासनकाल में अपने बेटे जूना खां, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की शिक्षा का अच्छा प्रबंध किया था।
भाई सीधी सी बात है, राजा का बेटा है तो अच्छे तरीके से तो शिक्षा मिलेगी ही मिलेगी, और उसमें खुद में भी योग्यता थी, उसकी बुद्धि बहुत तीव्र थी। लेकिन दिक्कत यह थी उसके द्वारा ये जो योजनाएं बनाई गई थी, इन योजनाओं में कमी नहीं थी, ये नवाचार से प्रेरित थी। योजनाएं तो अच्छी थी, लेकिन उनकी जो क्रियान्विति होनी चाहिए थी वो ठीक प्रकार से नहीं कर पाया। जैसा एग्जाम्पल देता हूं, उसका यह विचार कि राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद कर दी जाए, देवगिरी कर दी जाए, जिसको उसने दौलताबाद नाम दिया था। तो दौलताबाद सेंटर में पड़ता था। अब उसका विचार यह था कि यहां से उत्तर भारत पर भी नजर रखी जा सकती है, कठोर नियंत्रण हो सकता है, और दक्षिण भारत पर भी, क्योंकि बीच में बैठकर दोनों हिस्सों पर नियंत्रण हो जाएगा। जबकि पहले दिल्ली थी, तो दिल्ली से दक्षिण भारत पर कठोर नियंत्रण इतना अच्छे से नहीं हो सकता था जितना मध्य भारत से हो सकता था। इसीलिए उसने निर्णय लिया। अब उसने आदेश दिया, पूरी जनता को उठा के ले गया वहां पर, लोग मारे गए। फिर जाकर वो बोला यहां मन नहीं लगा, जनता का भी मन नहीं लगा, मेरा भी मन नहीं लगा, वापस से दिल्ली की ओर चलो। ये विचार तो अच्छा था कि वहां रहकर पूरे भारत पर नियंत्रण अच्छे से हो सकता है, लेकिन इसकी जो क्रियान्विति है वो ठीक प्रकार से नहीं कर पाया। और उसमें एक बहुत बड़ी बीमारी ये थी कि वो क्षणिक अगर कोई विचार आता था तो तुरंत डिसीजन लेता था। वो दूरदर्शिता नहीं थी उसमें, वो लंबा नहीं सोचता था कि इसके पॉजिटिव्स ये हैं और इसके नेगेटिव्स ये हैं। एक उसका अच्छी शुरुआत और थी, जैसे उसने प्रतीक मुद्रा की शुरुआत की। आज जो मुद्रा चलती है प्रतीक मुद्रा ये, तो उसने सोने चांदी की जगह तांबे के सिक्कों को शुरू किया, जैसा बर्नी कहता है, जबकि फरिश्ता कांसे के सिक्के बताता है। खैर जो भी है, तो सोने चांदी के अलावा उसने दूसरे विकल्पों को तलाश करना शुरू किया। तो योजना तो अच्छी थी, लेकिन उसकी वो क्रियान्विति ठीक प्रकार से नहीं कर पाया। वो ये नहीं सोच पाया कि ये धातु हर जगह आसानी से उपलब्ध है और घर घर में नकली मुद्रा बनाई जा सकती है। इसको रोकने के अगर वो प्रबंध करता, नकली मुद्रा को बनाने के रोकने के अगर वो प्रबंध करता, तो उस समय उसकी ये योजना बहुत अच्छे से सफल हो सकती थी। फिर उसने एक ही डिसीजन लिया कि खुरासान पर आक्रमण करने के लिए सेना बना दी, और उसमें 2-3 लाख, जैसे भी अलग अलग सोर्सेज में सैनिकों की संख्या बताई, उनको 1 लाख का नकद वेतन दे दिया। तो वहां के जो आए हुए अमीर थे, खुरासान से आए हुए, उन्होंने कहा, उनकी बात को मानकर क्षणिक विचार किए बिना ही, दूरदर्शिता रखते